हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप बेहतर होंगे। ठीक है, और आज की क्लास आपके लिए और भी बेहतर होगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम। इस टॉपिक में जो है हम श्वसन के बारे में सारे फैक्ट्स, जितनी भी बातें हैं, सब के सब जानने वाले हैं। ठीक है, जैसे आज का टॉपिक होने वाला है कि श्वसन क्या है। अक्सर श्वसन के बारे में मतभेद होता है, इसको हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है, शरीर को ऊर्जा कैसे मिलता है, कैसे हम लोग एनर्जी पा जाते हैं, श्वसन के प्रकार कितने होते हैं और कौन कौन से पदार्थ बनते हैं श्वसन के बाद। ठीक है, तो देखिए श्वसन के बारे में बहुत बच्चे जो हैं वो सोचते हैं कि सांस लेना और छोड़ना जो है वो हो गया श्वसन। नहीं, उसको बोलते हैं श्वासोच्छ्वास बोला जाता है। ठीक है, तो श्वसन का मतलब क्या होता है, ये सारी बातें जानेंगे। और एक समस्या अक्सर बच्चों को होती है कि बायो में चीजें वो समझ तो जाते हैं, ठीक है, बट अगर एग्जाम्स में लिखने की बात आती है तो वहां वो पीछे रह जाते हैं। तो इन सभी का सलूशन हम इसी वीडियो में लेकर आए हैं, और हमारे सारे वीडियो ऐसे हैं कि अगर आप एक बार देख लेते हैं तो एग्जाम में लिखने लायक तो जो है आप याद ही कर लेंगे। ठीक है, तो अगर हमारे आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए ताकि नए वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। आइए शुरू करते हैं। देखिए श्वसन तंत्र, तो ये आपका टॉपिक हो गया। अब बात करें कि श्वसन तंत्र क्यों बोला गया इसे। देखिए श्वसन तंत्र आपको हम बता चुके हैं कि बायोलॉजी में तंत्र वर्ड वहीं आता है जहां पे कई सारे अंग भाग लें, तो जो कि श्वसन की क्रिया में बहुत सारे अंग भाग लेते हैं। ठीक है, इसीलिए इस श्वसन की क्रिया का जो नाम है पूरा का पूरा एक सिस्टम रख दिया गया, श्वसन तंत्र रख दिया गया। ठीक है, तो देखिए अब श्वसन तंत्र में कौन कौन से पार्ट भाग आते हैं। तो पहला है श्वसन मार्ग। ठीक है, अब श्वसन मार्ग में कौन कौन आता है। तो नासा छिद्र। श्वसन मार्ग में कौन कौन आता है, तो आता है नासा छिद्र। नासा छिद्र आप देखते हैं, नोजल जो होल्स हैं ये है आपके नासा छिद्र। नासा छिद्र के बाद नासा कपाट, तो ये जो आपके देख रहे हैं ये जो ये है उठा हुआ भाग, इसी को बोलते हैं नासा कपाट। तो नासा छिद्र आएगा श्वसन मार्ग में, अब फिर नासा कपाट आएगा, फिर कौन आएगा ग्रसनी। जहां पर ग्रसनी में भोजन व वायु का क्या होता है, मिलन होता है। ग्रसनी का मतलब ये वाला पार्ट, गलट। आपको हिचकी आती है, हिचकी तभी आती है जब भोजन जो है, ठीक है, वो वायु वाले मार्ग में चला जाता है। तो देखिए श्वसन मार्ग में कौन कौन सा आएगा, नासा छिद्र, नासा कपाट, ग्रसनी, स्वर तंत्र। स्वर तंत्र का मतलब ये जो कंठ हो गया, ठीक है, इसको दबा लीजिए तो आपकी आवाज क्या होती है, बदल जाती है। तो ये जो कंठ होता है वो हो गया स्वर तंत्र। स्वर तंत्र के बाद श्वास नली। श्वास नली मतलब यहां से लेकर यहां तक जो लंबी नली होती है उसको बोलाता है श्वास नली, अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रैकिया। क्या बोलाता है, ट्रैकिया को बोलते हैं श्वास नली, अंग्रेजी में विंड पाइप भी बोला जाता है इसको। फिर श्वास नली के बाद कौन आता है, ब्रोंकाई। ब्रोंकाई का मतलब यह है कि जब श्वास नली दो भागों में बढ़ जाती है तो उसे कहते हैं ब्रोंकाई। अब ब्रोंकाई जब आपके फेफड़ों में प्रवेश कर जाता है तो उसे कहते हैं ब्रोंक्यूलस। और जब ब्रोंक्यूलस कई भागों में डिवाइड हो जाता है तो उसे कहा जाता है एल्वली। एल्वली के बाद जो ऑक्सीजन है, यानी जो हम लोग सांस लेते हैं वो जाता है ब्लड में। अब ब्लड के बाद कहां जाता है, कोशिकाओं में। अब कोशिकाओं के बाद सबसे लास्ट में कहां जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो आइए देखते हैं सारी चीजों को एक एक करके। देखिए ये चित्र है, ये हो गया नासा द्वार, फिर नासा कपाट, फिर ये हो गया ग्रसनी, फिर ये हो गया कंठ, और ये हो गया श्वास नली। श्वास नली के बाद देखिए ये यहां से डिवाइड हो गया, तो डिवाइड जो हो गया इसी को बोलते हैं ब्रोंकाई। अगर ये फेफड़ों में आ गया तो ब्रोंक्यूलस। ये जो गुच्छे जैसे हैं इसी को कहा जाता है एल्वली या कुपिका। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए ऑक्सीजन हम लोग जो सांस लेते हैं वो कहाँ आता है श्वसन में, तो नासा छिद्र में। नासा छिद्र के बाद ये नासा कपाट, ये उठा हुआ, उसके बाद ये ग्रसनी, ग्रसनी के बाद देखिए कंठ, कंठ के बाद श्वास नली, श्वास नली के बाद ब्रोंकाई। ब्रोंकाई यही वाला पार्ट है, ठीक है, देखिए ब्रोंकाई आपका यही वाला पार्ट है, जो ये दो भागों में बट गया तो यही ब्रोंकाई हो गया। और जैसे ही फेफड़ों में आ गया तो ब्रोंक्यूलस हो गया। अब फिर जो गुच्छे जैसे निकल गए उसे कहते हैं एल्वली या वायु कोष्ठी। ठीक है, एल्वली ही जो है फेफड़ों की इकाई मानी जाती है। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई। तो एल्वली के बाद जो है, ठीक है, एल्वली वायु कोष्ठक बोलते हैं। एल्वली के बाद जो ऑक्सीजन है वो कहां जाता है, ब्लड में जाता है। अब ब्लड के बाद कहां जाता है, कोशिकाओं में जाता है। अब कोशिकाओं के बाद कहां जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया में ही श्वसन से क्रियाएं होती हैं। तो क्या सीरियल आपको याद हो जाएगा, देखिए कैसे याद करना है। देखिए नासा छिद्र, नासा छिद्र, नासा कपाट, नासा छिद्र, नासा कपाट, फिर ग्रसनी। अब ग्रसनी के बाद क्या बोलना है, स्वर तंत्र। अब स्वर तंत्र के बाद क्या बोलना है, ग्रास नली। अब ग्रास नली के बाद क्या बोलना है, ब्रोंक्यूलस।
ब्रोंकाई, अब ब्रोंकाई के बाद ब्रोंक्यूलस, ब्रोंक्यूलस के बाद एल्वेली, एल्वेली के बाद आपको बोलना है ब्लड, अब ब्लड के बाद क्या बोलना है रक्त, रक्त के बाद क्या बोलना है ब्लड, अब ब्लड के बाद कोशिका, कोश के बाद माइटोकॉन्ड्रिया। ये आपका सीरियल हो गया, ये सीरियल याद कर लीजिएगा, ठीक है, ये आपके बड़े काम करेगा। अच्छा, श्वसन मार्ग क्या है? तो वायु हमारे शरीर में जिस मार्ग का अनुसरण करती है उसे श्वसन मार्ग कहते हैं, और वायु निम्न चरणों से हमारे शरीर में प्रवेश करती है। तो श्वसन मार्ग का मतलब यह है कि हमारे शरीर में जो वायु है जिन जिन मार्ग पर चलेगी उसी को हम क्या कहेंगे? श्वसन मार्ग कहेंगे। तो वो तुम्हें याद ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं, लिस्ट आप याद कर लीजिए, और हमें लगता है आपको याद भी हो गया होगा। नासा छिद्र, नासा कपाट, ग्रसनी, स्वर तंत्र, और उसके बाद आपका ये क्या हो गया? विंड पाइप यानी श्वास नली, उसके बाद ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूलस, एल्वेली, ब्लड, अब ब्लड के बाद कोशिका, कोशिका के बाद माइटोकॉन्ड्रिया। याद हो गया? चलिए, चित्र आप लोग देख ही रहे होंगे। अब देखिए टाइडल वैल्यूम क्या होता है। देखिए, तो अगर हम लोग बात करें टाइडल वैल्यूम, तो मनुष्य सामान्य अवस्था में एक बार में वायु की जितनी मात्रा ग्रहण करता है उसे टाइडल या टिंडल वैल्यूम कहा जाता है। तो टाइडल ही होता है। तो टाइडल वॉल्यूम का मतलब है कि मनुष्य जो है सामान्य अवस्था में एक बार में जितनी हवा जो है ग्रहण कर लेता है फेफड़ों में, वो क्या कहलाता है? जितनी वायु ग्रहण कर लेता है उसे कहते हैं टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। अब मनुष्य सामान्य अवस्था में एक बार में 500 ml गैस ग्रहण करता है, जबकि अधिकतम ये 6000 ml कर सकता है। देखिए, हम लोग नॉर्मल टाइडल जो वॉल्यूम है 500 ml, सांस लिए सांस छोड़े, सांस लिए सांस छोड़े, तो नॉर्मली 500 ही होता है, ठीक है। लेकिन हाँ ये है कि अगर हम चाह लेने लंबी सांस लेंगे तो लगभग 6000 हो जाता है। तो मिनिमम जो है, मतलब सामान्यतः जो है, जनरली जो है 5000 ml लेते हैं, बट अधिकतम जो है हम लोग 6000 ml तक जो है वायु ग्रहण कर सकते हैं। आप लोग देखते नहीं हैं, जैसे हम लोग कभी कभी जो है पानी के अंदर जब बुड्डी मारते हैं, आप लोग पानी के अंदर क्या करते हैं? पहले बाहर निकलते हैं, खूब लंबी सांस लेते हैं। तो खूब लंबी सांस लेने का मतलब क्या होता है? खूब ऑक्सीजन भर लिए, और जैसे पानी में गए धीरे धीरे सांस छोड़ रहे हैं तो काफी देर तक जो है आप रुके रह जाते, फिर जैसे ही बाहर आते हैं फिर तुरंत ज्यादा सांस लेना पड़ता है। तो यही कारण है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, टाइडल वॉल्यूम का मतलब यही है, कोई खास नहीं है। अब देखिए श्वासोच्छ्वास क्या होता है। तो श्वासोच्छ्वास का मतलब है कि माध्यम से वायु को फेफड़ों तक पहुंचाना, वह फेफड़ों से इसे पुनः बाहर निकालना जो है, ये क्या कहलाता है? श्वासोच्छ्वास कहलाता है। देखिए, श्वासोच्छ्वास का मतलब है कि एटमॉस्फेयर से जो है वायु को फेफड़ों तक पहुंचाना, अब फेफड़ों से फिर इसे बाहर निकालना, ये श्वासोच्छ्वास कहलाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, तो वायुमंडल से वायु को फेफड़ों तक पहुंचाना, अब फेफड़ों से वायु को बाहर निकालना, ये जो प्रोसेस होता है वो होता है श्वासोच्छ्वास। अंग्रेजी में इसको कहते हैं ब्रीदिंग। श्वासोच्छ्वास, ब्रीदिंग, श्वसन नहीं, श्वासोच्छ्वास, ब्रीदिंग, ध्यान रखिएगा। मनुष्य के फेफड़े वक्ष गुहा में स्थित होते हैं। देखो वक्ष का मतलब क्या होता है? वक्ष का मतलब होता है छाती, वक्ष का मतलब छाती या सीना, और गुहा का मतलब गड्ढा। तो छाती और सीने में जो गड्ढा है उसी में होता है, सही बात है। अब सीने के बाहर तो है नहीं, सीने के अंदर ही है। तो वक्ष गुहा का मतलब हो गया कि छाती के जो अंदर गड्ढे होते हैं उसमें होता है। यह क्रिया डायाफ्राम व पसलियों के द्वारा होता है, ठीक है। यह क्रिया डायाफ्राम के द्वारा होता है। जो सांस लेने की प्रक्रिया होती है फेफड़ों के साथ साथ डायाफ्राम इसमें अहम भूमिका निभाता है। इसीलिए अक्सर एक्सीडेंट में क्या होता है, अगर डायाफ्राम टूट जाता है, ठीक है, तो सांस लेने में समस्या आ जाती है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इसीलिए वेंटिलेटर और ऑक्सीजन जो है मास्क जरूरी होता है, क्योंकि अगर हॉस्पिटल में ये चीजें अवेलेबल हैं तो मरीज की मृत्यु जल्दी नहीं होती, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सांस लेने में उसको जो है वो हेल्प कर देगा, और सांस ले लेंगे तो दिक्कत ही है नहीं। तो डायाफ्राम ही होता है, ठीक है। और इतना हो गया। अब तो मनुष्य के श्वासोच्छ्वास की दो प्रावस्थाएं होती हैं। एक कौन सा होता है? एक होता है आपका निःश्वसन। निःश्वसन का मतलब होता है कि यहां डबल बिंदी भी होगा, ध्यान रखिएगा, यानी निःश्वसन। तो वायु को फेफड़ों में भरना क्या कहलाता है? निःश्वसन। निःश्वसन का मतलब होता है कि वायु को फेफड़ों में भरना। अगर वायु को फेफड़ों में आप भर रहे हैं तो ये प्रोसेस कहलाता है निःश्वसन। अब फेफड़ों में हम लोग कौन कौन सा भरते हैं? देखिए, तो हम लोग 78% जो है नाइट्रोजन लेते हैं, ठीक है, और लगभग 21% जो है, ठीक है, यहाँ 31 नहीं होगा बच्चों, सॉरी 21% होगा, ठीक है। तो लगभग 21% जो है हम लोग लेते हैं कौन सा? ऑक्सीजन। तो ध्यान रखिएगा, 78% आपका कौन सा हो गया? नाइट्रोजन, और 21% जो है हो गया ऑक्सीजन, ठीक है।
21% ऑक्सीजन, लगभग 0.03% जो है कार्बन डाइऑक्साइड ये ग्रहण करते हैं। भाई ग्रहण कौन सा करेंगे? जो वायुमंडल में होगा वही ना ग्रहण करेंगे। तो वायुमंडल का कॉम्बिनेशन यही ना होता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का यही रेशियो लगभग है। तो जो वायुमंडल में होगा वही ग्रहण करेंगे। तो इसमें कौन सी बहुत सोचने वाली बात है। 78% आपका नाइट्रोजन हो गया और लगभग 21% जो है ऑक्सीजन हो गया। ये सब हम लोग अडॉप्ट करते हैं, तो ये निःश्वसन में जाएगा। एक बात और ध्यान दीजिएगा, ठीक है, निःश्वसन फिर अब निःश्वसन। देखिए निःश्वसन में बिंदी नहीं लगा, विसर्ग नहीं लगा, इसमें विसर्ग लगा हुआ है। तो निःश्वसन फेफड़ों से वायु को बाहर निकालना जो है वो क्या कहलाता है? निःश्वसन कहलाता है। तो फेफड़ों से वायु को बाहर निकालना ये क्या कहलाता है? निःश्वसन। हम लोग बाहर कौन निकालते हैं? देखिए तो हम लोग जो नाइट्रोजन है ये पूरा का पूरा 78% निकाल देते हैं। यानी हमारे बॉडी में नाइट्रोजन की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, हमारे बॉडी के बाहर हेल्प करेगा बट बॉडी के अंदर कोई काम नहीं है। ऑक्सीजन जो है लगभग 17% ही निकालता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये लगभग 4% निकालता है। इतनी बातें आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ऑक्सीजन लगभग 16 से 17% निकालता है, यानी ऑक्सीजन हमारे बॉडी में कंज्यूम होगा। भाई कंज्यूम तो होगा ही होगा, अभी पढ़ेंगे कैसे कंज्यूम होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा कैसे कंज्यूम होगा, ये हम लोग अभी पढ़ेंगे अगले 2 मिनट बाद। तो याद हो गया, निःश्वसन मतलब फेफड़ों को वायु में, मतलब वायु को फेफड़ों में भरना निःश्वसन कहलाता है, इतना भरते हैं। और निःश्वसन तो फेफड़ों से वायु को बाहर निकालना निःश्वसन कहलाता है। और निःश्वसन आपको बता दिए कि जो ऑक्सीजन है निकालेगा 17% और नाइट्रोजन 78% सेम और कार्बन डाइऑक्साइड 4%, ठीक है। अब नोट, तो निःश्वसन में फेफड़ों में वायु का दबाव अधिक होता है और जबकि निःश्वसन में फेफड़ों का दबाव कम होता है। देखिए निःश्वसन में फेफड़ों का वायु दाब अधिक होता है। ध्यान दीजिएगा क्या बोला जा रहा है, जो निःश्वसन है, तो ध्यान दीजिए निःश्वसन में जो फेफड़ों का दाब है, ठीक है, दाब वो क्या होगा? अधिक होगा। निःश्वसन, तो निःश्वसन में, ठीक है, जो फेफड़ों का दाब है वो कम होता है। क्यों? देखिए निःश्वसन में क्या होता है कि हम लोग वायु भर रहे हैं, तो जब वायु भरते हैं हम लोग, ठीक है, जब वायु भरते हैं तो दबाव बढ़ेगा और जब वायु निकालेंगे तो दबाव घटेगा। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो आपको समझ में आ गया होगा कि निःश्वसन में दाब बढ़ता है क्योंकि हम लोग वायु भरते हैं और निःश्वसन में फेफड़ों का दाब घटता है। तो ये प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसको आप जो है अंडरलाइन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए, अब है श्वसन। अब जो है हमारा मेन टॉपिक शुरू होता है श्वसन। देखिए श्वसन क्या है? ऐसी जैव रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जटिल कार्बनिक पदार्थ के अपघटन के फलस्वरूप, ऐसी जैव रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, जिसमें जटिल कार्बनिक पदार्थ के अपघटन के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और ऑक्सीजन तथा ऊर्जा की प्राप्ति होती है, क्या कहलाती है? श्वसन कहलाती है, ठीक है। तो ऐसी जैव रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, ठीक है, ऐसी जैव रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जटिल कार्बनिक पदार्थ के अपघटन के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा प्राप्त होती है, वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है श्वसन। तो श्वसन में क्या होगा? अब क्या कहा जा रहा है? कौन सा? तो जैव रासायनिक अभिक्रिया, जटिल कार्बनिक पदार्थ। तो जटिल कार्बनिक पदार्थ यहां पे होता है ग्लूकोज, तो C6H12O6। क्या चाहिए इसको? इसको चाहिए ऑक्सीजन, तो 6 अणु हो गया ऑक्सीजन का। अब ये जो है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिया होती है, क्योंकि हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन से संबंधित एंजाइम पाए जाते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया में ही होगा। तो अब क्या होगा? देखिए अब यहां पे 6 अणु जो है कार्बन डाइऑक्साइड के, 6 अणु जो है जल के, अब प्लस एटीपी के रूप में जो है एनर्जी मिल जाती है, ठीक है। अब संतुलित भी कर लीजिए, हाइड्रोजन 12 ठो है, 12 एनफ हो गया। ऑक्सीजन गिन लीजिए 6, अच्छा तो नहीं 12 सही है। तो ये आपको अभिक्रिया याद कर लेनी है। अगर श्वसन का नाम कहीं आता है तो ये 2 लाइन और ये अभिक्रिया आपको लिखना ही लिखना है, इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं करना है, ठीक है। फिर देख लीजिए, ऐसी जैव रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जटिल कार्बनिक पदार्थ के अपघटन के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा का निर्माण होता है, वो क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है, ठीक है। ये रिएक्शन हो गया। अब ये रिएक्शन हो गया, इसमें क्या लिखेंगे? श्वसन की क्रिया कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, जिसके फलस्वरूप एटीपी के रूप में ऊर्जा प्राप्त होती है। इतनी बात लिखनी पड़ेगी अगर 4 नंबर में आता है तो,
श्वसन की क्रिया कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन से संबंधित एंजाइम पाए जाते हैं, ठीक है। और इस अभिक्रिया के फलस्वरूप हमें एटीपी के रूप में ऊर्जा प्राप्त होता है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। और एटीपी को मुद्रा की इकाई, जैव ऊर्जा के मुद्रा की इकाई भी कहा जाता है। तो इतनी बातें आप अगर बोल देते हैं तो हमें लगता है 4 नंबर के लिए पर्याप्त हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, ठीक है, इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, ठीक है। और ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, तो एक कोशिकांग है। कोशिकांग का मतलब कोशिका के अंदर का अंग है। इसमें क्या पाए जाते हैं, तो इसमें पाए जाते हैं श्वसन से संबंधित एंजाइम, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखिएगा, श्वसन से संबंधित जो है एंजाइम पाए जाते हैं। इतनी बातें आप लोग ध्यान में रखिएगा, इसमें कोई डाउट ना रहने पाए, ठीक है। इतनी हो गया एटीपी। अगर श्वसन के प्रकार की बात करें तो श्वसन भाई 2 प्रकार के हो सकते हैं। एक तो हो सकता है कि श्वसन हमारे बॉडी में हो जाए और ऑक्सीजन ना हो। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति के आधार पर श्वसन 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन के उपस्थिति के आधार पर श्वसन कितने प्रकार के होते हैं, ये श्वसन 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब दोनों के नाम की बात करें तो दोनों का नाम देख लेते हैं। देखिए पहला नाम क्या होगा, तो पहला होगा ऑक्सी श्वसन, ऑक्सी श्वसन। दूसरा अनाक्सी श्वसन। अब अगर संक्षेप में हम समझें तो ऐसी श्वसन की क्रिया जो ऑक्सीजन के उपस्थिति में हो। श्वसन की वह क्रिया जो ऑक्सीजन के उपस्थिति में हो उसे क्या कहेंगे, ऑक्सी श्वसन। और ऐसी क्रिया जो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में हो, जो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में हो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे अनाक्सी श्वसन। तो कहीं ना कहीं संक्षेप में तो हमें समझ में आ गया, ठीक है। अब इसका थोड़ा सा डीप एनालिसिस करते हैं, अगर ये लॉन्ग में आता है तो अब पहला है ऑक्सी श्वसन। देखिए ऑक्सी श्वसन का मतलब क्या है, नाम ही ऑक्सी, तो श्वसन की वह क्रिया जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो उसे क्या कहते हैं, उसे ऑक्सी श्वसन कहते हैं। अब रिएक्शन तो जो अभी लिखे तो वही तो होगा, तो C6H12O6 अच्छे अणु जो है लिया जाए ऑक्सीजन का तो बनेगा 6 अणु जल का, अच्छे अणु बनेगा ऑक्सीजन का, अब प्लस एटीपी ग्रुप में एनर्जी मिलेगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन जो श्वसन में लिखा गया था वही सेम लिखना है, कोई विशेष काम नहीं करना है, इतना हो जाएगा। अब देखिए इस क्रिया के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकलते हैं, सॉरी बच्चों हाइड्रोजन नहीं ऑक्सीजन। इस क्रिया के बाद जो है, इस क्रिया के बाद, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, ध्यान रखिएगा। इस क्रिया के जो फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, गैस निकलती है तथा काफी अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। अधिकांश जीवों में ऑक्सी श्वसन होती है, ठीक है। तो अधिकांश जीवों में कौन सी क्रिया होती है, ऑक्सी श्वसन की क्रिया होती है, ठीक। अब ग्लूकोज को एक अणु में, ग्लूकोज के एक अणु से लगभग 686 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, ये ध्यान में रखिएगा। अनाक्सी श्वसन, तो श्वसन की ऐसी अभिक्रिया जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है, इस क्रिया के फलस्वरूप एथिल एल्कोहल और लैक्टिक अम्ल, मेथिल एल्कोहल तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ठीक है। इस क्रिया में जल नहीं बनता, इस क्रिया में कुछ सूक्ष्म जीव में तथा कुछ अन्य जीवों में विशेष परिस्थितियों में होता है। देखिए अनाक्सी श्वसन कहां होगा, जैसे हमारे शरीर की कोशिकाएं हैं, जो ऊपर की कोशिकाएं हैं इनको ऑक्सीजन इजीली मिल जाएगा, बट अगर हमारे हाथ के बहुत अंदर बात करें, एकदम सेंटर में बात करें, तो कहीं ना कहीं वहां ऑक्सीजन जल्दी नहीं पहुंचेगा। तो ऑक्सीजन न पहुंचने की स्थिति में वहां पे जो है बच्चों कौन सा हो जाएगा, वहां हो जाएगा अनाक्सी श्वसन। हमारे पूरे बॉडी में अधिकांश कोशिकाओं में जो है ऑक्सी श्वसन होगा, लेकिन बहुत सारे सेल्स ऐसे हैं जहां तक ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं पहुंच पाएगी, और जब ऑक्सीजन की सप्लाई वहां नहीं पहुंच पाएगा तो हो जाएगा वहां पे अनाक्सी श्वसन, ठीक है। तो वही बात बताया जा रहा है कि हो जाता है। अब कुछ जीव है जो ऐसा ही करते हैं। हाँ, ग्लूकोज के एक अणु से लगभग 56 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, ध्यान रखिएगा। अब अनाक्सी श्वसन प्रायः उन जीवों में गहराई पर स्थित ऊतकों में, अंकुरित होते बीजों में
फलों में थोड़े समय के लिए होता है तथा कई सूक्ष्म जीव, यीस्ट और अन्य बैक्टीरिया में पाया जाता है। देखिए अनाक्षी श्वसन कहाँ होगा, तो हम लोग देखते हैं अंकुरित होते हैं बीजों में। जैसे चना हम लोग देखते हैं, चना को जब अंकुरण के लिए रखते हैं तो क्या करते हैं हम लोग, जब चना को अंकुरण के लिए रखते हैं तो क्या करते हैं, आप लोग देखते हैं कि उसको हम लोग छोड़ देते हैं ऐसे ही, ठीक है। क्यों छोड़ देते हैं, और उसको ढक देते हैं। ढकते क्यों है, ताकि उसको ऑक्सीजन कम मिले या ना मिले। अगर उसको ढक देते हैं तो ऑक्सीजन सही से नहीं मिल पाता, और जब ऑक्सीजन नहीं मिल पाता तो उसमें अंकुरण होता है। तो कहीं ना कहीं अंकुरण भी अनाक्षी श्वसन है, ठीक है। फल आप देखते हैं, फलों को पकाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फलों को पकाने के लिए आप लोग देखे होंगे बचपन में, उसको चावल में या गेहूं में या भूसे में दबा के रखा जाता है। क्यों रखा जाता है, ताकि उसको ऑक्सीजन न मिले और उसके साथ कौन सी प्रोसेस हो, अनाक्षी श्वसन हो। अनाक्षी श्वसन के बाद जो है फल पक जाते हैं, ठीक है। और हमारे गहराई के ऊतकों में तो बता ही दिए। अब कई सूक्ष्म जीव, यीस्ट हो गए और अन्य बैक्टीरिया हो गए, उसमें अनाक्षी श्वसन ही होता है, ठीक है। अब थोड़ा सा ये टेबल को देखिएगा, इस टेबल में सारे उत्तर हैं। जैसे ग्लूकोज में कार्बन के 6 अणु हैं, ये कहां जाता है, कोशिका द्रव में। अगर ये कोशिका द्रव में गया तो पायरुवेट में बदल जाएगा, ठीक है। पायरुवेट में बदलेगा तो 3 वायु में अणु ऊर्जा प्लस मिलता है, ठीक है। तो हवा के 3 अणु मिलते हैं प्लस ऊर्जा मिलता है। अब अगर ये ईस्ट में गया तो इसका बनेगा इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड, और ऊर्जा बनेगा 2 कार्बन के अणु से। अब अगर ऑक्सीजन का अभाव हुआ, ऑक्सीजन का अभाव का मतलब ऑक्सीजन बहुत कम हुआ हमारी पेशी कोशिका में, तो क्या होगा, लैक्टिक अम्ल बनेगा। अब प्लस क्या बनेगा, बन जाएगा आपका ऊर्जा, लेकिन ऊर्जा कार्बन के 3 अणु से ही केवल मिलने वाला है। अब देखिए यही चीज है, ऑक्सीजन का अभाव हमें कब होता है, जैसे अगर हम लोग दौड़ते हैं तो हमारे शरीर को ऊर्जा अत्यधिक की आवश्यकता होती है। अगर हम लोग दौड़ रहे हैं या कोई ज्यादा फिजिकल वर्क कर रहे हैं तो हमारा बॉडी जो है अधिक काम करता है। हमारा बॉडी जो अधिक काम करता है तो हमें अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो अत्यधिक ऊर्जा कौन देता है, श्वसन। तो श्वसन से आपको ऊर्जा मिलेगा। तो जब हम अत्यधिक तेज दौड़ते हैं, हमें ज्यादा ऊर्जा चाहिए, तो श्वसन की क्रिया हमारे बॉडी में तेज होनी चाहिए। और जब हमारे बॉडी में श्वसन की क्रिया फास्ट हो जाती है तो हमारे बॉडी को ऑक्सीजन की सप्लाई लगातार नहीं मिल पाता, और ऑक्सीजन की सप्लाई न मिल पाने से ग्लूकोज का पूरी तरह से जो है श्वसन नहीं हो पाता, ऑक्सीकरण नहीं हो पाता, और इसीलिए हमारे बॉडी में लैक्टिक अम्ल का निर्माण हो जाता है। देखिए तो ऑक्सीजन के अभाव में लैक्टिक अम्ल बना कि नहीं बना, इसीलिए हमारे बॉडी में ऑक्सीजन के अभाव में लैक्टिक अम्ल का निर्माण हो जाता है और हमें थकावट की महसूस होती है, क्योंकि लैक्टिक अम्ल हमारे मांसपेशियों को बांध देता है। लैक्टिक अम्ल हमारे अगर मांसपेशियों को बांध देगा तो देखते हैं जकड़न टाइप का होता है। आप लोग दौड़ते होंगे, कभी देखे होंगे, दौड़िएगा तो दौड़ेंगे तो आप जैसे ही 150 मीटर दौड़ेंगे तो आपके लगेगा पैर जम गया एकदम, मतलब पैर आगे बढ़ाने की हिम्मत ही नहीं होगी। तो क्यों नहीं होगी, आपके बॉडी को ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए और आपकी बॉडी जो है उतने ऑक्सीजन को जो है अडॉप्ट ही नहीं कर पाया एटमॉस्फेयर से, आपकी बॉडी उसके लिए तैयार ही नहीं है, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है दौड़ने से पहले हफ्ते 10 दिन आपको योगा करना चाहिए, कसरत करना चाहिए, ताकि आपके बॉडी जो है ऑक्सीजन को जल्दी जल्दी सप्लाई कर पाए। ये जरूरी है। अगर आपकी बॉडी ऑक्सीजन को जल्दी जल्दी सप्लाई नहीं करेगा तो इससे आप जो है जल्दी थक जाएंगे। तो जल्दी न थकें इसके लिए क्या करिए, आप थोड़ा बहुत एक्टिविटी करते रहिए, बॉडी मूवमेंट होता रहे, ठीक है। दिन में कम से कम 1 बार पसीना ढंग से आए, इससे आपकी बॉडी जो है मोर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट करेगी और आपकी बॉडी जो है हेल्दी रहेगी, ठीक है। तो इसीलिए देखते हैं कि ऑक्सीजन के अभाव में लैक्टिक अम्ल का निर्माण हो जाता है और जो हमारे मांसपेशियों में थकावट का कारण बन जाती है। कई सारे डॉक्टर्स इसकी दवाएं भी देते हैं लैक्टिक अम्ल से राहत के लिए। जो दौड़ने वाले विद्यार्थी होते हैं तो उनके डॉक्टर्स दवाएं भी देते हैं कि आपकी बॉडी में लैक्टिक अम्ल का निर्माण नहीं होने पाएगा, तो आपकी मांसपेशियां जो है, ठीक है, थकेंगी नहीं, मांसपेशियों में जकड़न नहीं होगी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। ये तो हो गया ऑक्सीजन के अभाव में। अब ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा तो ये तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जल ऊर्जा मिलता है, ठीक है। ये कहां होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में। तो देखिए ऑक्सीजन के अभाव में, अभाव का मतलब बहुत कम होगा, तो हमारी पेशी कोशिका में होगा, ठीक है। और ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये कहां होगा, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। ये आपकी तीनों चीजें मिल गई यहां से, तो हमें नहीं लगता कोई विशेष समस्या होने वाली है। अब पादपों में श्वसन, तो क्या पेड़ पौधे भी श्वसन करते हैं? हाँ बिल्कुल, पेड़ पौधे श्वसन करते हैं भाई। कैसे करते हैं देखिए, तो पौधों में 3 श्वसन अंग होते हैं। जो पौधे होते हैं, प्लांट्स होते हैं, इसमें 3 श्वसन अंग होते हैं, पत्ती, तना, जड़। यानी पौधे, पत्ती, तना, जड़, इन तीनों के माध्यम से श्वसन की क्रिया कर लेते हैं,
ठीक है। जो पौधे होते हैं, जड़, तना, पत्ती, इन तीनों के माध्यम से श्वसन की क्रिया कर लेते हैं। पत्ती में अत्यंत छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें वातरंध्र कहते हैं, जो पौधों के श्वसन मार्ग है। पत्ती पौधों का मुख्य श्वसन अंग है। पत्ती को पौधों का फेफड़ा कहा जाता है, ठीक है। तो पत्ती में अत्यंत छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें वातरंध्र कहते हैं, जो पौधों के श्वसन मार्ग हैं। पत्ती पौधों का मुख्य श्वसन अंग है। पत्ती को पौधों का फेफड़ा भी कहा जाता है। पौधे दिन में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं तथा रात में ऑक्सीजन लेते हैं और इन्हें कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ध्यान रखिएगा, पौधे हम लोग की तरह ही हैं, जैसे हम लोग हैं। हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। पौधे भी यही काम करते हैं, लेकिन हाँ, पौधों के अंदर एक स्पेशल क्वालिटी है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड भी ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो पौधे श्वसन की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ठीक है, और ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है। अब बाकी प्रकाश संश्लेषण में चीजें उल्टी हो जाती हैं, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। इतना हो गया। तो बच्चों, यही बातें हमें जाननी है। तना, पत्ती भी यही काम करता है। तो उम्मीद है कि आपको ये चीजें जो है समझ में आ गई होंगी, ठीक है। और अगर इससे कोई रिलेटेड आपके प्रश्न रह जाते हैं तो आप प्लीज जो है इसको आप पूछ सकते हैं कि सर इसको बता दीजिए कि इसमें क्या कैसे होगा। हाँ, ये जो चित्र है, थोड़ा सा चित्र जो है श्वसन तंत्र का अगर आता है तो आपको कोई ना कोई एक चित्र जरूर बनाना पड़ेगा। तो कम से कम ये चित्र एनसीईआरटी का है तो आप ये बना सकते हैं, या आपको कोई और आसान भी लगे। मतलब एक चित्र होना चाहिए जिसमें कम से कम मिनिमम 5 अंगों के नाम आपको लिखना ही लिखना है उसमें, ठीक है, अगर ये दीर्घ उत्तरी में आता है तो। और इस टॉपिक से एक प्रश्न आना लाजमी है, आएगा भी। इस टॉपिक से एक प्रश्न आना ही है, आएगा, 100% आएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो इतना तो समझ में आ गया होगा कि पेपर में लिखने लायक समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो प्लीज वीडियो को शेयर करिए, ठीक है, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में भर भर के लिखिए कि कैसा लगा वीडियो आपको। और मिलते हैं आप लोगों से इसी प्रकार के वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।